अच्छा, कितने बच्चे हैं जो उत्तराखंड के हैं? है कोई बेचारा, एक बार हैंड राइज करे। अगर कोई बच्चा है, जो बच्चे उत्तराखंड की भगवती सर आ गए, ओके, बीपी सर है, पूजा है, बस केवल 2 ही बच्चे हैं। अच्छा, 3 हो गए, महेश भी है, चंद्र प्रकाश भी है, चंद्रराम। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता सकता हूँ अभी के लिए, कि आप ना अपना सिलेबस है, उस सिलेबस को आप क्या करें, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। 1 पेज का है। अगर सिलेबस नहीं है तो मैं अभी सिलेबस आपको डाल दूंगा, आपके ग्रुप में सिलेबस में डाल दूंगा अभी, ठीक है? तो सिलेबस को 1 पेज प्रिंट आउट है, 5 रुपये लेगा, उसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद करना क्या है आपको, जो भी मैंने पढ़ाया है, जो पीडीएफ है आप लोगों के पास, उसके बारे में आपको एक दिन में 1 यूनिट को फिनिश करनी है। कुल टोटल 10 यूनिट है, उसमें कुल टोटल 10 यूनिट हैं। 10 के 10 यूनिट आपको 10 दिन में कवर होने चाहिए। अच्छा, इसमें क्या करने के लिए मैं दे रहा हूँ, आपको ये देखना है कि उसकी पीडीएफ और उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। तो केवल रिकॉल करना है, एक बार स्क्रॉल करना है आपको, बस अपनी पीडीएफ को, यूनिट नंबर 1 को 1 दिन में, 1 घंटे में केवल स्क्रॉल करना है। और आपको देखना है कि हाँ, ये पीडीएफ है अपने पास, ये कंटेंट है अपने पास, इसका ये होता है, इसका ये होता है। तो 1 दिन में केवल 1 ही यूनिट करिए, और 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको ऐसा करने में, है ना? एमपी सेट की बात कर रहे हैं सर? नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड मेडिकल सोशल का, मेडिकल अच्छा, ठीक। बात कर रहा हूँ। तो उत्तराखंड वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस निकाल लें अपना, प्रिंट आउट 1 पेज का है, फिर उसके बाद अपने पीडीएफ के साथ मैच करें अपने ग्रुप में कि वो कंटेंट है या नहीं है। नहीं है तो तुरंत मैसेज करें, ग्रुप में ही मैसेज करें, आपके पास कंटेंट जाएंगे, सारी चीज़ें जाएंगी आपको। और क्वेश्चंस आप लोगों को केवल पढ़ना है। जैसे ही आपकी डेट सीट की, जब जिस दिन एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, तो टोटली बेस्ड करवा देंगे क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है? मेडिकल सोशल वर्क पे आप निश्चिंत रहें, बशर्ते इतना काम आपको 10 दिन करना है, कंप्लीट होगा। आज देखिए तारीख है 25 तारीख, मैं 5 जनवरी को आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों का डन हो गया है, तो आगे बढ़ेंगे, फिर और भी चीज़ें करेंगे, क्योंकि जनवरी में 99% उम्मीद लगाई जा रही है कि आपके एग्ज़ाम होंगे, वो भी लास्ट जनवरी में उम्मीद ऐसी बताई जा रही है, ठीक है? तो देखिए, ये जो सिलेबस आपके सामने मैंने अभी ओपन कर रखा है, ये सिलेबस बेसिकली एमपीपीएससी का है। एमपीपीएससी सोशोलॉजी का ये सिलेबस है, और इस सिलेबस में आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 5। सर एक चीज पूछनी थी सर आपसे सर। हाँ, सर D++B का सर फर्स्ट पेपर का सर क्वेश्चन से का कहाँ मिलेगा सर? कुछ रिसोर्स है पता सर, बता सकते हैं देखिए, सर? इसके जो D++B के क्वेश्चन है, ये वेबसाइट पर ही मिलेगी, इनकी साइट पर ही मिलेगा, है ना? 3 से 4 बार इसका एग्ज़ाम हुआ है वेलफेयर ऑफिसर में, वहाँ से इसका क्वेश्चन मिलेगा, परंतु इसका आंसर नहीं मिलेगा। इसका जी, वहाँ पे मैं वहाँ से मैं निकाला था सर। ये 3 साल का या 4 साल का है मेरे पास, मैंने निकाला है। आंसर नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। बट जो आपको रीजनिंग पूछता है और जो आपको कॉम्प्रहेंशन पूछता है, उस टाइप का क्वेश्चन सर वो देखना अच्छा, है कि वो वो उस किस तरह देखो, से। उसका उसका कहीं नहीं मिलेगा। उसका अगर कहीं मिलेगा, उसका किताबें आती है, बुक आती है उसकी, है ना? उसकी बुक आती है 100 नंबर की। तो आप उसका कंटेंट आप ऑनलाइन देख लीजिए, ऑनलाइन भी आप अच्छी बुक आती, कई बुकें हैं, है ना? सबसे अच्छी बुक मेरे हिसाब से आरपी गुप्ता करके, गुप्ता करके एक बुक आती है, वो। आरके गुप्ता या आरपी गुप्ता सर? आरके हाँ गुप्ता या आरपी गुप्ता? हाँ, आर के गुप्ता, आई थिंक, मुझे याद नहीं आर के गुप्ता है कि आरपी गुप्ता है, ऐसे ही कुछ है। हाँ, आरके गुप्ता है सर, आरके आर के गुप्ता। गुप्ता, ओके। तो आर के गुप्ता ही हैं, तो ये किताब जो है बेटर है D++B के लिए। तो अगर आप लेना भी चाहेंगे तो इसी किताब को लीजिएगा, पेपर फर्स्ट के लिए केवल, है ना? और अच्छा, सोशल चलिए, वर्क बहुत का बहुत आप लोग धन्यवाद। जानते हो, कोई, ये तो बड़ी खेद की बात है कि सोशल वर्क की कोई किताब बनाई ही नहीं गई है ना शालिनी? तो कोई किताब नहीं बनाई आपका गई। उसके लिए सर आपका कंटेंट ही सर इनफ है सर, बहुत है हाँ, सर, वो बहुत है। कंटेंट तो बहुत है, कंटेंट तो सारे मिलेंगे आप लोगों को, ये तो मैं इसमें भी वो लेता हूँ। चलिए, अब देखो, थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये देखिए सिलेबस आप देख रहे हैं, यूनिट नंबर 5 का प्रकारवाद से रिलेटेड है। 9 प्रकारवाद मैं एमपीपीएससी में करवा चुका हूँ, संरचनात्मक करा चुका हूँ। अभी हाल ही में हम लोगों ने समकालीन मुद्दों पर भी बातचीत किया है। अब कल जो क्लास चलने वाली है, कल की जो क्लास होगी वो विचलन से संबंधित होगा। अब देखिए, विचलन में उसके प्रकार दिया है, D++B के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं अपराध और विचलित व्यवहार, D++B के लिए इंपॉर्टेंट है।
श्वेत वसन अपराध जिसको हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम, इंपॉर्टेंट है DSSB के लिए। भ्रष्टाचार अपराध के बदले परिपेक्ष में मादक द्रव्य वेशन आत्महत्या, इंपॉर्टेंट है। क्या ये उत्तराखंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट यूनिट नंबर 5 का ये वाला जो इंपॉर्टेंट लाइन मैं बता रहा हूं, ये DSSB के साथ साथ आपको बता दूं कि उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बाकी तो MPPSC के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों के यहाँ पर जो है कल से ये क्लासेस ये आपकी स्टार्ट होगी। आज तो मैंने आप लोगों के लिए जो यहाँ पर बातचीत करने वाला हूँ, ये बेसिकली आज की क्लास हमारी क्वेश्चनों पर आधारित है ना। आज की जो हमारी क्लास होगी वो प्रश्न पत्रों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उस पर बेस्ड है ये। तो चलिए, कल हम लोगों ने जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस देखा था, कितने क्वेश्चंस किए थे इनमें से 69 तक आई थिंक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ये हमें वर्ष के माध्यम से बताना था, है ना, हमने इस पर जिक्र किया था, है ना। 69 नंबर का सवाल हमारे सामने है। जी सर। ठीक है, देखिए बच्चे अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। आप लोग क्लास को ना समय पर ज्वाइन करिएगा, सभी लोग टाइम से ज्वाइन कर लिया करो, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप जो है ना बाद में भी क्लास को अटेंड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। एक बार मैं अगर केवल एंट्री दे दूँ तो फिर आप उसमें 10 बार आ सकते हो उस लिंक पर, है ना। अगर एक बार एंट्री हो गई आपकी तो एंट्री ले लिया करो आप जल्दी। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पर, जरा देखिए। कहता है कि जनसंख्या की ज्यामिति वृद्धि और खाद्य आपूर्ति की गणितीय वृद्धि है। इसमें अगर हम बात करें तो डबलेड का नाम आता है, डबलेडे का नाम, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम, डाल्टन का नाम, लुइस ड्यूमा का नाम, थॉमस माल्थस का नाम। देखिए ये सभी समाजशास्त्रीय विद्वान हैं, सभी के सभी समाजशास्त्रीय विद्वान हैं। और जनसंख्या की ज्यामिति वृद्धि और खाद्य आपूर्ति की गणितीय वृद्धि का जो सिद्धांत दिया था, यही नाम आता है थॉमस माल्थस का। यही नाम हमें देखने को मिलता है थॉमस माल्थस का। सिद्धांत दिया है जनसंख्या का, गणितीय वृद्धि का सिद्धांत दिया है, जनसंख्या का सिद्धांत दिया है। अब ये कीवर्ड्स हैं, इसको अपने कॉपी पर मेंशन करना चाहिए आप लोगों को, है ना, क्योंकि ये वन लीनियर अगर आप बना लेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब उनका विचार क्या था? इनका विचार था भाई भरण पोषण के साधनों की अपेक्षा जनसंख्या के बढ़ने की जो प्रवृत्ति थी वो अधिक तीव्र होती थी। बेसिकली ज्यामिति आकार में वृद्धि इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया वो कहा कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, सॉरी डबल है ना, डबल करना है, इसका डबल करना है। 2, 2, 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा, 16 का 32 हो जाएगा, 32 का 64, 64 का 256। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बताया, ये गुणोत्तर वृद्धि बताया। इसमें जनसंख्या की ज्यामिति बताया उन्होंने, किस रूप में बताया? उन्होंने कहा कि गुणोत्तर वृद्धि। अब सवाल बनता है कि गुणोत्तर वृद्धि किसने कहा है? तब भी नाम थॉमस माल्थस का ही आता है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है ना, इकाई मतलब यूनिट के रूप में होता है। तो एक संरचनात्मक होता है और दूसरा क्या होता है? क्रियात्मक इकाई होती है ना। इन दोनों की इकाइयों के बारे में अगर कोई बात करता है तो थॉमस माल्थस का नाम आता है, ठीक है, याद रखते चलिएगा साथ साथ। अच्छा गणितीय, अच्छा यहाँ पे तो सवाल ही है, गणितीय वृद्धि का सिद्धांत, ये तो जिक्र ही किया है। तीसरा आपको ध्यान रखना जनसंख्या का सिद्धांत, तब भी आपको क्या जिक्र करना है यहाँ पे? थॉमस माल्थस का। तो ये 4 बेसिकली मेन चीज़ें थी जो इनको रिलेट करती हैं। पथ्य आहार सिद्धांत है ये, पथ्य आहार सिद्धांत है, डबलेडे का है। अच्छा इनका क्या तात्पर्य है डबलेडे का? इन्होंने कहा जनसंख्या वृद्धि की खाद्य पूर्ति में विपरीत संबंध होगा इसका जो है इसके विपरीत होगा ना। तो जिससे कि खाद्य सामग्री हो सके, है ना, हो सके। तो मेरे कहने का तात्पर्य है यहां आप किसको लगाना उचित समझेंगे? पथ्य आहार का जो विपरीत है, अगर वो डबल में होता तो सिंगल में होता होगा, है ना। तो वह प्रक्रिया आपकी कहलाती है पथ्य आहार का सिद्धांत, डबलेडे का। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत, ये डाल्टन का है, ये डाल्टन का है। और सामाजिक कोशिका या सोशल कैपिलेटरी, ये बेसिकली लुइस ड्यूमा का है,
लुइस ड्यूमा का है। ये कॉन्सेप्ट है। अब ये जनसंख्या सिद्धांत में ड्यूमा ने दिया था सोशल कैपिलेटरी का नाम, और कोशिका है यानी सेल है, तो इसका मतलब है कि सभी जीवों में सोशल कैपिलेटरी का सिद्धांत जीवों की एक मौलिक संरचना की इकाई होती है। तो एक मौलिक संरचना की इकाई में ड्यूमा का नाम आता है ना। तो पहले का यहाँ पे गया है 5, फिर दूसरे का गया है 1, तीसरे का गया है 3, चौथे का गया है 4। तो 5 1 3 4, 5 1 3 4 ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो शायद यहाँ पे थर्ड रिलेट हो रहा है, और थर्ड ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न है। बाकी इनके और भी चीज़ों पर हम लोग आगे आने वाले टाइम में जिक्र करेंगे डीप में, है ना। उसके बाद देखिए पुस्तक का नाम है एक तरफ, है ना, और उस विद्वान का नाम है। आपको रिलेट कराना है कि कौन सा विद्वान किससे संबंधित है। यहाँ पे डेमोग्राफी नामक पुस्तक जो है पीटर आर कोक्स का है। पीटर आर कोक्स डेमोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। डेमोग्राफी जानते हैं आप लोग क्या होता है डेमोग्राफी? प्लीज क्लास आकांक्षा शायद नहीं ज्वाइन हो पा रही भाई, एक मिनट, आकांक्षा क्लास में है ही नहीं। सर एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। सर ये यूजीसी नेट वालों के लिए है क्लास या नहीं है? बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं नेट वालों के पूछूं। लिए भी है। सोशल वर्क क्लासेस ही हमारे यहाँ होती है, और सोशोलॉजी का बेसिकली जी, जी। वो चीज़ें करता है, तो वो बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। सर जितने लिंक आते हैं सारे हम लोगों को भी ज्वाइन करना है, मैं ये पूछना चाह रही थी सर। जितने लिंक आपके पास जाएंगे उतने ज्वाइन करने पड़ेंगे, है ना। ऐसे तो ठीक है कोई सर। आपको फालतू लिंक दूंगा, और जो भी लिंक आप लोग, जी जी जी। है ना, कि आपसे रिलेट करेगा, है ना। जितने पढ़ेंगे उतने बेटर रहेगा, है ना, उतनी चीज़ें जी आपके पास जी। जानकारी होगी, है ना। तो आपसे ठीक है सर, थैंक यू। होता है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं। पहले एक बार मुझे ये बता दीजिए आप लोग जरा क्या है ये, है ना, एक बार स्पष्ट करिए और मुझे बताइए। डेमोग्राफी में अगर हम जिक्र कर रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या शब्द नाम बन जाता है डेमोग्राफी के रूप में? सर जनसंख्या से रिलेटेड सर पैरामीटर को सर है आइडेंटिफाई करता है सर। डेमोग्राफी एक मानवीय जनसंख्या के समूहों के रूप में जो है वृद्धि बिल्कुल सर। है ना। और ये बात सही है कि विकास और गतिशीलता के संबंध में जब आप अध्ययन करते हो तो वही डेमोग्राफी कहलाती है ना। डेमोग्राफी के पुस्तक में कई विद्वानों के नाम आते हैं, शिव नारायण गुप्ता भी हैं, और कुमार डॉक्टर शिव नारायण का भी नाम आता है। अच्छा, शिव नारायण गुप्ता वही हैं जिन्होंने जिक्र किया था डेमोग्राफी के बारे में, बताया था भाई किसी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं की संख्या को डेमोग्राफी कहा जाता है ना। डेमोग्राफी तो बेसिकली यहाँ जो पीटर आर कोकस का नाम आता है, ये डेमोग्राफी की एक किताब लिखा था और ये इनसे रिलेटेड है। सोशल डेमोग्राफी ऑफ जो है सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है हमारे लिए, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है। मैं चाहूँगा कि इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें, है ना। बताइए जरा एक बार क्या नाम यहाँ पर लगाना वो चीज़ समझेंगे आप लोग। इस विद्वान में किसका नाम? किताबों से आप लोग शायद रूबरू नहीं हैं उतनी, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर उन सभी विद्वानों के नाम भी आप लोगों को जिक्र करूँगा। ठीक है, तो सही अगर हम बात करें तो जो यहाँ किताब दिया गया है, किताब का नाम है सोशल डेमोग्राफी ऑफ सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन, और करेक्ट जवाब होगा M.K. प्रेमी, M.K. प्रेमी का नाम। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे सोशल डेमोग्राफी रिलेट करा है इन्होंने एक सिस्टमैटिक एक्सपोजिशन के रूप में, है ना। तो ये आपका यहाँ पर भी वही मानव जनसंख्या की जनसांख्यिकी अध्ययन करना, इस रूप में इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी इनके बारे में ध्यान रखना होगा। जनसांख्यिकी आंकड़े और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पक्षों पर अगर विचार किया गया तो इसी किताब में विचार हुआ है। किस किस चीज़ को लेकर? एक आपका आ जाएगा यहाँ पर जनसांख्यिकीय आंकड़े, दूसरा आपका आ जाएगा एक यहाँ पर सामाजिक आंकड़े, तीसरे आपका आ जाएगा आर्थिक और राजनीतिक आंकड़े। ये चारों आंकड़े जो हैं बेसिकली रिलेट कराता है इसमें, और ये किताब जो है M.K. प्रेमी के द्वारा लिखी गई है। पॉपुलेशन एंड सोसाइटी की बात कर लेते हैं, तो पॉपुलेशन एंड सोसाइटी नामक किताब है डेविड एम हीर की है। और इसमें अगर मैं जिक्र करूं तो इस किताब में समाज की जनसंख्या जो है ज्यामितीय अनुपात में बताया,
किसमें बताया इस किताब में? तो आप ध्यान रखिएगा, ये शब्द भी ज्यामिति अनुपात में बताया। अच्छा, अनुपात में बताने का भाव क्या था इनका कि जैसे यहाँ पर भी उन्होंने डबल का ही रेशियो लिया है भाई, ठीक है, कि भाई 2, 2, 4, 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इसके क्रम में इन्होंने भी पॉपुलेशन एंड सोसाइटी के बारे में जिक्र किया था। अभी आपने ऊपर भी देखा था माल्थस का भी नाम, ठीक है, थॉमस माल्थस का नाम, जहाँ पे इन्होंने जनसंख्या की ज्यामिति वृद्धि और खाद्य आपूर्ति की गणितीय वृद्धि में डबल इन्होंने वृद्धि को जिक्र किया, गुणोत्तर बताया। तो ये भी एक प्रकार के अनुपात के रूप में था, गुणोत्तर रूप में नहीं था, अनुपात के रूप में था ये। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की बात है, और जिसमें भारत और पाकिस्तान की आर्थिक जनकल्याण के बारे में जिक्र किया गया। इंडिया प्लस पाक जनसंख्या निरंतर के आंकड़ों का अध्ययन अगर कोई किताब है तो वो किंग्सले डेविस की है, और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की है। तो ये चौथे का चौथा मैच हुआ है। तो पहले का 3 गया है, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और चौथे का चौथा। तो 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर थर्ड दे देखिए, ऑप्शन थर्ड यानी सी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल, छठी पंचवर्षीय योजना। देखिए पहले ये पंचवर्षीय योजना वगैरह पूछा जाता था, अब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। तो छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के बारे में जो अध्याय प्रारंभ किया गया था वो कौन सा अध्याय था? महिला और विकास था, या महिला तथा विकास कह सकते हो। छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के विषय में जो अध्याय प्रारंभ किया गया था वह महिलाएं और विकास से ही संबंधित था। कारण ये था कि आर्थिक उदारीकरण के लिए ये शुरू किया गया था, और इस योजना का कार्यकाल जो था 1980 से लेकर 1985 तक था। इस योजना के अंतर्गत देश के गरीबी को समाप्त करके रोजगार को प्राप्त करने पर ज़्यादा बल दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में, जो महिला और विकास पर आधारित था। ऑप्शन केवल बी करेक्ट होगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 72 नंबर का सवाल है, और ये सवाल कहता है आपसे अभिकथन और कारण पर है। अभिकथन बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आपको बता दूं, अगर अभिकथन में आपको ऐसे सवाल को सत्य करना है तो अभिकथन पढ़ के आप क्योंकि लगा दीजिए। अगर सेंटेंस सही तरीके से आ रहा है उसका तो ये व्याख्या हो जाएगी, और यदि सेंटेंस सही तरीके से उसको नहीं आ रहा है, उसको रिलेट नहीं कर रहा है, तो उसकी व्याख्या नहीं होगा। फिर भी हम एक बार इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे। ये क्योंकि मैंने एक ट्रिक बताया है, क्योंकि एक ट्रिक है और ये ट्रिक के माध्यम से किया जाता है इस सवाल को, ऐसे एग्जामों को। तो सवाल हमारे सामने ये कहता है कि लिंग को स्त्री तथा पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संचरित किया जाता है। देखिए, लिंग को स्त्री और पुरुष वर्गों के अंदर जो है सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संचरित किया जाता है, ये बात करेक्ट है, ये बात सत्य है। फिर कहता है, पहले हम इसको पढ़ेंगे कारण को भी, क्या ये जो सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संचरित किया गया है, क्या यही बातें इस कारण में रिलेट है? देखते हैं। सभी स्त्रियां अपने परिवारों तथा समुदायों में एक समान रूप से, एक समान, ये देखो कीवर्ड मिल गया, असमान नहीं होती, नहीं है, एक समान रूप से असमान नहीं है। असमान, देखो प्रश्न केवल घुमा रहा है ना, शब्दों से ही प्रश्न घुमा रहा है, कह रहा है कि एक समान रूप से असमान नहीं। समान कहता तो चलो ठीक था, असमान फिर लिख दिया, एक समान रूप है, फिर कह रहा कि असमान नहीं है। चलो, तो यहीं तो ये गलत हो गया। सभी स्त्रियां अपने परिवार और समुदाय में एक समान रूप से असमान नहीं है। वर्तमान समय में लिंग विभेदीकरण विद्यमान है। रीजन ये है, विभेदीकरण ना होता, अगर विभेदीकरण होता तो यहाँ पर व्याख्या हो जाती, क्योंकि विभेदीकरण आज के समय में जो है विद्यमान है, तो जिसके कारण स्त्रियां व पुरुष जो है संघर्ष कर रहे हैं,
और ये संघर्ष कर रहे हैं अगर हम बात करें तो विभेदीकरण से वजह से। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर सामाजिक असमानता के आधार पे संचरित किया गया है, क्योंकि सभी स्त्रियां अपने परिवार और समुदाय में एक समान रूप से आसमान नहीं है, तो ये इसकी व्याख्या नहीं है। सेंटेंस अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो सही तरीके से इसका रिलेशन नहीं हो रहा है ए से, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आर तो टोटली गलत हो गया है। आर जो है आपका यहाँ पर टोटली गलत है, तो व्याख्या होने कोई सवाल ही नहीं बनता। पहली बात तो ये है। तो मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे ढूंढिए कि कौन सा ऑप्शन सही जाना चाहिए। सर ए सत्य है, आर असत्य है। सभी लोग इस बात से सहमत हैं क्या? जितने लोग अगर सहमत है भाई बता सकते हो, और नहीं पूछ सकते हो आप लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर, फर्स्ट सर। तो फिर तो सही है। क्वेश्चन नंबर 73, और ये देखिए अब यूजीसी के वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट बन गया सवाल, और ये सवाल हालांकि और भी अदर एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। तो 73 अधिनियम एक तरफ, दूसरी तरफ वर्ष, है ना। तो एक समान परिश्रमिक अधिनियम जो है कब ले आया गया है, यानी कब वो अधिनियमित किया गया था, इसका जवाब आप लोगों को बताना। जरा बताइए एक बार। सर 1976। 1976। चलिए ठीक है, आपने सही जवाब दिया है। ये 1976 आपने सही जवाब दिया है। एक समान परिश्रमिक अधिनियम है जो 1976 में लाया गया था। घरेलू हिंसा अधिनियम है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा। 2005। राष्ट्रीय महिला आयोग भी बड़ा फेमस रहा है। परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी किए हैं तो आप जानते हो कि 1990 सर। सन 1990 और महिलाओं का अश्लील प्रतिरूपण निषेध अधिनियम है, ये आपका बचा एक, जो 2005 को रिलेट कराता है। नहीं सर 86 होगा सर। 2005 तो घरेलू हिंसा हो गया ना सर। सॉरी 1986 है, सॉरी। मैं अपने दिमाग में ना पोस्को भी सोच रहा था, ठीक है, अपने दिमाग में सोच रहा था, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज होने की वजह से मैं दूसरी तरफ चला गया। सही जवाब आपका 1986 है ना। महिलाओं का अश्लील प्रतिरूपण निषेध अधिनियम 1986 में आया था, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक समान परिश्रमिक अधिनियम में 1976 में आया था भाई, कि महिलाओं और पुरुष लिंग के व्यक्तियों के समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान था। ये बात तो सही है ना, सभी महिलाओं और पुरुषों का समान वेतन की बात हुई थी, तो इसलिए 76 है। घरेलू हिंसा में महिलाओं पर होने वाला हिंसा और प्रतिरोध लगाया गया था, इसलिए 2005 आपका वो करेक्ट हो जाएगा। महिला आयोग में जब ये अस्तित्व में आया तो महिलाओं पर होने वाला जो अत्याचार और जो उसके अधिकार दिलाने की बात करता था वो महिला आयोग करता था। और महिलाओं का अश्लील प्रतिरूपण निषेध अधिनियम है, जहां महिलाओं के बारे में एक प्रकार से जिक्र जो किया गया, महिलाओं को पर जो है ताड़ना या उस पर कमेंट करना, ठीक है, इस तरीके की जो बातें थी वो बेसिकली महिलाओं को अश्लीलता प्रतिरूपण निषेध अधिनियम के अंतर्गत 1986 में रखा गया। तो सही ऑप्शन मैच जो हुआ है वो कौन सा ऑप्शन था? तो पहले का दूसरा है, दूसरे का चौथा है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए गया है। पहला ही करेक्ट जवाब है। अब देखिए 74 नंबर का सवाल, लिंग से संबंधित सिद्धांत है और उसके विचारक दिए गए हैं, विद्वान के नाम है। सवाल को देखिए, मैं आप लोगों को केवल सवाल यहाँ पे करवा रहा हूँ। अभी जो नए स्टूडेंट होंगे वो सोच रहे होंगे सर कहाँ से कहाँ पढ़ा रहे हैं, परंतु ये मैं सवाल वो दिखा रहा हूँ जो प्रश्न में विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। और जो नए बच्चे हैं वो बिल्कुल डरे ना, वो आने वाले समय में इन सभी विद्वानों के बारे में आप जानोगे, इन सभी तथ्यों को आप लोग नोट करोगे। फिलहाल यहाँ पर आप देखे रहो, समझे रहो, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगे इंपॉर्टेंट तो आपको वहाँ पे कॉपी पर भी लिख लेना चाहिए अपनी, ठीक है। तो उदारवादी के बारे में बात करते हैं। ये लिंग संबंधी सिद्धांत है, ये किसको रिलेट करता है उदारवादी? उम्मीद है आप जानते हैं। रिलेट करता है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट और बेटी जो है फ्रीडन का। यहाँ फोर्थ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपको बता दूं कि उग्रवादी समाजशास्त्रियों में
किट मिलेट और मैरी डीले ने भी इस विचारकों को ज़्यादा ताकतवर बनाया है। नाम भी याद रखिएगा। तो यहाँ मैं आप लोगों से अगर कहूँ तो आप नाम पहले का जो मिलाएंगे वो मैरी वॉलस्टेन क्राफ्ट और बेटी फ्रीडन का भी नाम लगाएंगे, है ना। और साथ ही साथ आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इसमें सिद्धांत में जो है किट मिलियट और मैरी डीली का भी नाम, जो ऊपर वाला थर्ड देख रहे हैं आप, है ना, वो भी इनका नाम यहाँ पर आने देखने को मिलता है ना। उदारवादी। अच्छा, उग्रवादी में तो आपका नाम, उग्रवादी समाजशास्त्र में आपका नाम यही आ जाएंगे। और समाजवादी में नाम किसका आ जाएगा? कालरा का नाम आ जाएगा, जटकिन का नाम आ जाएगा, जूलियट का नाम आ जाएगा। सही जवाब ये हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली आर्थिक सामाजिक दर्शन है जो व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के अधीन रहते थे, उसके बारे में जिक्र हुआ था इसमें। तो आर्थिक और सामाजिक दर्शन व्यवस्था में धन संपत्ति के स्वामित्व के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर। उत्तर आधुनिकता के बारे में बात करें तो उत्तर आधुनिकता यूजीसी नेट में मिलेगा आपको, यूनिट नंबर 2 में, है ना। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पे नाम लगाइएगा सीको का नाम और इरी गैरे का नाम, ठीक है। और इन्होंने बताया है कि अराजकता और आधुनिक रेडिकल तत्व की प्रक्रिया किसे कहा जाता है? अराजकता और रेडिकल मतलब मूलभूत, ठीक है। रेडिकल मतलब मूलभूत तत्व किसे कहा जाता है? तो इसी उत्तर आधुनिकता को ही बोला जाता है। जो शाश्वत सत्य है, जो शाश्वत सत्य और अनिवार्यता की खोज का परिणाम दर्शाता हो, वो उत्तर आधुनिकता पर आधारित होता है, जो कि शाश्वत पर ही आधारित है ये। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ जो ऑप्शन आप मैच करेंगे, पहले का तीसरा मैच करिएगा, पहले का चौथा मैच करिएगा और दूसरे का तीसरा मैच करिएगा और तीसरे का दूसरा करिएगा और चौथे का पहला। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन डी में है और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, है ना। लास्ट सवाल है ये, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन पेपर करेंगे। अभिकथन और कारण पे है। तो कहता है अभिकथन की सेक्स नहीं बल्कि लिंग को सामाजिक स्तरीकरण का रूप माना गया है। अच्छा, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? होना भी चाहिए। सेक्स नहीं बल्कि लिंग को सामाजिक स्तरीकरण के रूप में माना जाता है क्योंकि सेक्स केवल जैविक कामुकता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्त्रियां जैविक रूप से पुरुषों के समान नहीं है, जैविक रूप से, है ना। तो ये बात करेक्ट है भाई कि लिंग को सामाजिक स्तरीकरण का रूप दिया जाता है। और रीज़न ये भी है कि सेक्स जो है केवल जैविक कामुकता है। इसमें सुंदरता और कुरूपता के आधार पर व्यक्ति का आकलन किया जाता है, लेकिन लिंग व्यक्ति का अगर हम बात करें तो बृहद रूप है, तो उसमें स्त्री और पुरुष दोनों वर्गों का चयन होता है। इसलिए सामाजिक स्तरीकरण में लिंग का महत्व दिया गया है, ना कि सेक्स का, ठीक है। तो यह कथन दोनों के दोनों करेक्ट होंगे। अब बात आती है इसकी व्याख्या की, तो क्या यहाँ पर व्याख्या है या नहीं है? है सर। व्याख्या बता रहे हैं, लेकिन देखिए पुरुष महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा ताकतवर होता है। पुरुष जो है महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा ताकतवर होता है। उनका यकृत यानी लीवर महिलाओं की अपेक्षा बड़ा है। हार्मोन्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं, है ना, हार्मोन्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो यहाँ पे समान नहीं है, समान नहीं है। सर समान नहीं है तभी तो सामाजिक स्तरीकरण का रूप माना गया है ना। देखो यहाँ पर बात देखिए, सामाजिक स्तरीकरण का रूप माना गया है ये लिंग को, है ना, लिंग को। दूसरे में तो स्त्रियां जैविक रूप से पुरुषों के समान नहीं है, दूसरे वाले में, है ना। तो जैविकता तो बेसिकली अलग पार्ट है, व्याख्या कैसे कर सकते हो आप? नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर रहा सर। हाँ, सेक्स केवल मुझे भी लग रहा था। कामुकता है ना,
सेक्स हाँ पर जैविक सर तो वो डिवाइड करने के लिए व्याख्या तो कर रहा है ना कि कारण क्या है, क्यों सामाजिक स्तरीकरण का रूप माना गया है ना उसको, लिंग को क्योंकि वहाँ जैविक में समझे वो नहीं आप काउंट सवाल, नहीं आप हो रहा है। समझे नहीं, आप दूसरी तरफ जा रहे हो। देखो आप समझो सवाल को, मैंने कहा कि जो है लिंग को सामाजिक स्तरीकरण का रूप माना गया है, ये बात आप जान रहे हो। तो जैविक रूप से पुरुष समान नहीं है, तो स्त्रियां और पुरुषों की बात किया जा रहा है यहाँ पे तो जैविक सेक्स केवल जैविक कामुकता है, तो वो सामाजिक स्तरीकरण को कहाँ रिलेट करा सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता, है ना, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सुंदरता कुरूपता आधार पर व्यक्ति का आकलन किया जाता है। चलो मान लेते हैं हम लोग भाई जैविकता का पाठ है अनुवांशिकता की, है ना, उसको हम मान भी सकते हैं। लेकिन लिंग व्यक्ति का अगर हम जिक्र करें, यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों वर्गों का चयन होता है, इसलिए सामाजिक स्तरीकरण में लिंग महत्वपूर्ण है, ना कि जैविक महत्वपूर्ण है। जब लिंग महत्वपूर्ण है तो जैविकता में वो चीज़ें आएंगी नहीं, जैविक में वो चीज़ें आएंगी नहीं, तो इसलिए इसकी व्याख्या अलग होगी। व्याख्या नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है अपने आप में, दोनों करेक्ट हैं, परंतु इसकी व्याख्या नहीं है। ऑप्शन आप ढूंढ सकते हो, आपको इजीली सी, सी ऑप्शन है, यस सी है। तो ये देखिए प्रश्न था जो मैंने अभी आपसे ये जिक्र किए हैं आप लोगों से, ये प्रश्न पत्र था आपका जून 2012 का था, जो सोशियोलॉजी का था, एमपीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है ना। सर ऊपर इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था सर, जी सामाजिकवाद सर, उत्तर आधुनिकवाद सर हम लोग में सोशल वर्क, जी हम लोग में सर, हाँ यही सर, हम लोग में ये सवाल आता है थ्योरी से है। तो सर जो ये नीचे विचारक का नाम दिया हुआ साइड में सर, ये लगता है कि सोशियोलॉजी का हिस्सा है ना सर? सोशल सोशल वर्क, पार्ट है वहाँ पे, अगर आप सोशल वर्क में देखेंगे अपने ना, हाँ तो ये नाम नहीं रहता है सर, ये नाम हाँ नहीं तो रहता है वो सर। वो नाम देखो, बेसिकली क्या है कि मेन चीजें सोशल में पढ़ना होता है हमें, बिल्कुल सर, बिल्कुल हमें डीप में पढ़ना है, सोशियोलॉजी का पेपर ही है ना। बिल्कुल। हाँ अगर हम जिक्र करेंगे तो नाम अगर वो तो था ही नहीं, वो है ही नहीं, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर यही जिक्र करो जो सी को इरिगैरी का नाम है ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल। करेक्ट मान लिया जाएगा, है ना। ठीक है, तो एक बार बताइए या फिर मैं अगला क्वेश्चन पेपर आप सबके सामने ओपन करूँ, जो दिसंबर 2012 का है ये, उसके बाद हम लोग कल जो करेंगे वो करेंगे क्लास, है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन पेपर है ना, समाज शास्त्र का ही है, यूजीसी नेट का है, और DSSB के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए जरा, प्राथमिक समूह की विशेषता, अब देखिए आप लोग जानते हो, एक प्राथमिक समूह होता है, एक द्वितीयक समूह होता है। तो आप में से कौन बच्चा बताएगा मुझे कि प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह के वर्गों को दो भागों में किस विद्वान ने डिवाइड किया है? सर कूले ने। ठीक है, तो जब कूले बता रहे थे तो उनमें उन्होंने, आप सोचो एक बार कि प्राथमिक समूह की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं बताई होगी, आपको ध्यान रखना है। अब प्राथमिक समूह की विशेषता क्या होता है? छोटा आकार होता है ना, छोटा आकार होता है उसका। अब छोटा आकार का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात, वो बी ऑप्शन। केस वर्क पे बेस्ड हो गया, तो यहाँ पर ये केस वर्क का प्रक्रिया बन जाएगी। अब देखिए दीर्घकालिक उन्मेष की बात कर रहा है ना, उन्मेष। अच्छा एक बात, यहाँ पर उन्मेष जो शब्द है कोई टिपिकल शब्द नहीं है, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है अनुकूलन, है ना। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, देखिए पर्सनल ओरिएंटेशन हो जाएगा, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन भी हो जाएगा, दीर्घ अवधि भी अगर हम जिक्र करते हैं तो इसी का पार्ट बन जाता है ना। इसमें एक दूसरे के निकट होते हैं, उनके संबंध जो है घनिष्ठ और वैयक्तिक तभी हो पाएंगे जब समूह का आकार छोटा होगा तब। स्थिरता की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली प्राथमिक समूह के लिए आवश्यक है, क्योंकि संबंध घनिष्ठ विकसित करने के लिए प्राथमिक समूह कुछ सीमा तक स्थिर हो सकता है, और ये बात करेक्ट भी है ना, यहाँ पर ये बात करेक्ट भी है। संबंध अपने आप में लक्ष्य भी होते हैं, तो आप कह सकते हो रिलेशन आर एंड द जो है देम सेल्वेज, है ना, देम सेल्वेज, तो यानी ये भी करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन डी दिया हुआ है, रिलेशन आर मीन्स टू एन एंड, ये संबंध कहता है लक्ष्य का साधन के रूप में, लक्ष्य साधन के रूप में, जो कि मीन्स दर्शाता नहीं, और ये ऑप्शन आपका फिर यहाँ पे गलत हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि पहले वाले का जो संबंध लक्ष्य का साधन है, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। बाकी आपका पहला दूसरा तीसरा करेक्ट हो जाएंगे।
ये तीनों के तीनों प्राथमिक समूह की विशेषता के रूप में आ जाएंगे, चौथा नहीं आएगा आपका, चौथा आपका नहीं आएगा, साधन के रूप में नहीं होता है ये। प्राथमिक समूह के सदस्यों को न केवल एक दूसरे के निकट घनिष्ठ होना चाहिए, बल्कि अनुभव और बोध शक्ति के समान स्तरों पर रहना भी चाहिए। और करेक्ट जवाब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्लियर है? एक बार स्पष्ट कर दीजिएगा तो फिर मैं आगे अगला सवाल ले लेता हूँ। बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए, फिर आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, और ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं, इस पुस्तक के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, नाम बिल्कुल बिल्कुल सर, मैक्स वेबर सर, 1920 सर, 1920 सर। ओके, यहाँ पर नाम भी बता दीजिए, कौन से विद्वान का नाम आएगा? मैक्स वेबर सर। मैक्स वेबर का नाम आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, मैक्स वेबर का नाम आएगा। और यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बेसिकली इसमें किया क्या था इन्होंने, मैक्स वेबर ने, इस मैक्स वेबर महोदय ने इकोनॉमिक एंड सोसाइटी वाली किताब में बेसिकली सामाजिक क्रिया के अध्ययन में तार्किकता और व्यक्तिनिष्ठता दोनों समुचित स्थान दे रहे थे, समुचित स्थान था, और मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का समन्वय था। वेबर की ये जो किताब थी सामाजिक और आर्थिक संगठन के सिद्धांत पर आधारित थी, जो बाद में यही किताब सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के रूप में उभर के आई थी। तो पेपर में बनता है कि भाई सामाजिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? इसी ने दिया है। और मैक्स वेबर ने कहा भी है समाजशास्त्र के आधार पे कि वह विज्ञान जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराए, क्या कराए? अर्थपूर्ण बोध कराए। अर्थपूर्ण बोध कराने का तात्पर्य में तब हमें नाम देखने को मिल जाता है इसी विद्वान का, और ये आपका फिर करेक्ट हो जाता है ना। तो ये थ्योरी भी रूप में आई, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी उभर के सामने आई। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब जो होगा वह ऑप्शन आपका कौन सा चला जाएगा फिर? ए सर। जी बिल्कुल करेक्ट जवाब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन है ना आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्न में से बताइए कौन सा नहीं है? अब ग्रामीण समुदाय है, गांव के बारे में सोचना है, उसका एलिमेंट कौन सा नहीं हो सकता? तो गांव वाले क्या करते हैं, सोचते हैं ना, भी फीलिंग रहे भाई हमारा, अगर हमारा कल्याण हो रहा है तो आपका भी कल्याण होना चाहिए। गांव में कोई दिक्कत आ गई तो भाई जाहिर सी बात है पड़ोसी जो है सबसे आगे आएगा, है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से वी फीलिंग आपका रहेगा। अब नहीं आता है सर, पहले अरे आता था नहीं सर। ऐसा, अच्छा देखो किताब में लिखा है ये आता है, अब की अलग की बात है। अगर आप हाँ सर, बिल्कुल किताबी अगर भाषा बिल्कुल में सही बात बात। करेंगे तो वी फीलिंग रहेगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात करते हैं क्षेत्र। देखिए क्षेत्र क्या है? एरिया। कहने का तात्पर्य यह है कि एरिया भी जो एक दूसरे को जोड़ती है ना, एक गांव दूसरे गांव को जोड़ रहा है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को जोड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ग्रामीण जन एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, वो निश्चित या एक भौगोलिक क्षेत्र रहेगा वो भी शामिल है। और गांव में जानते होंगे आप सभी तरीके से एक आत्मनिर्भरता की इकाई जो है सामने उभर के आती हुई है, और अपनी आवश्यकता की जो पूर्ति होती है वो मिलजुल कर करते हैं। क्या करते हैं? मिलजुल कर करते हैं, है कि नहीं? लेकिन आप सोचिए, अच्छा गांव में क्या जो सांस्कृतिक विविधता होती है, सर ये नहीं पाया जाएगा। हाँ ये नहीं होगा सर। हाँ, क्योंकि शहर में होता है, हर शहर में अगर हम बात करते हैं ना तो अलग अलग जो है संस्कृति के लोग हैं, तो ये आपका होगा वो, ये बेसिकली शहरी समुदाय की एक प्रकार की ये विशेषता बन जाती है, और ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, आप इसको कर सकते हो। पहले क्या था? पहले आखेट था। अगर हम निम्नलिखित में से अगर हम बात करते हैं वर्तमान जटिलता के अकॉर्डिंग, तो पहले अगर समाज की परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, है ना, वर्तमान जटिलता के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो प्रथम समाज कैसा था? आखेटक था। आखेट का सर मीनिंग हंटिंग होता है सर। बिल्कुल, पहले समाज आखेटक था। पीवाईक्यू में पूछा हुआ है सर, हाँ, और यूजीसी नेट में सर। आखेटक का मतलब जानते ही होंगे, जैसे अगर मान लीजिए शिकार करना, भोजन के लिए क्या करना? शिकार करना, सिखा सकते। मूल फल इकट्ठा करना,
तो पहले यही होता था आखेटक का। आखेटक का तात्पर्य ही शिकार होता है। अब उम्मीद है कि आप बी को हटा दोगे और उम्मीद है सर कि डी सी आएगा इसमें, जी सी ऑप्शन आएगा इसमें। सी ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं। उसके बाद कहता है एकत्रीकरण करना और फिर इसके बाद कहता है चारागाही। देखिए सिंपल सी बात है, आखेट पहले के लोग आखेटक था तो जो शिकार पर थे वो आश्रित थे, वह भोजन को क्या करते थे, संग्रहित करते थे। उसके बाद जानवरों को पालना शुरू करते थे, जानवरों का पालना शुरू किया। और जानवरों को जब पालना शुरू किया तो अच्छा क्यों पालते थे, क्यों पालते थे सिराज? दूध लेने के लिए सर। नहीं, और कुछ बताइए। पहले की बात है ये, बहुत पहले की बात है। सर आपने आप गाय भी चलाते थे पुराने लोग, पशुओं को पालना मतलब एक धर्म होता था, एक तरीके से एक व्यवसाय माना जाता था सर इसको, पशु इकोनॉमिकली चल- सर, इकोनॉमिकली सर। आप लोग अभी डीप में नहीं जा रहे हो, आप लोग अभी अभी इधर हो। सुनिए, पहले का मतलब था आखेट। तो पता है पहले खान पान के लिए सर, खान पान के लिए सर, खान पान के लिए। आपको बताता हूँ। हाँ, ये भी एक प्रकार से कह सकते हो। देखिए बेसिकली क्या था पहले के समय में कि बड़े बड़े जो जानवर हुआ करते थे, अब कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रहा करता था तो उस पर हमला बोल देता था, बड़े बड़े जानवर, ठीक है। तो जहाँ इंसान रहता था, ठीक है, तो उसके अब मान लीजिए इंसान यहाँ पे रह रहा है तो उसके आगे जो है क्या कर देता था, जानवर बांध देता था। पालन क्रिया थी, जानवर यहाँ पे बांध देता था, पालना शुरू करते थे, जानवर बांध देते थे। उसके बाद इधर जो है कोई इसे घास वगैरह भी रख देते थे, ताकि जो इससे बड़ा कोई जानवर अगर इस पर हमला कर रहा है इस व्यक्ति पर, तो इससे जब गुजरेगा ना तो वो व्यक्ति जान जाएगा, समझ जाएगा, तो अपनी जान की वो रक्षा कर लेगा। तो जानवर यहाँ पर बेसिकली जो पालने का प्रक्रिया थी वो अपने के बचाव को लेकर था उस समय। बहुत पुराने की बात बता रहा हूँ, ये आखेटक समय है, शिकार बहुत पुराने वाली बात प्रक्रिया है वह, है ना। तो ये आपका पहले आखेटक के रूप में आया, फिर चारागाही वाला आया। उसके बाद इसमें क्या किया, जानवरों को पालना शुरू किया और कृषि इसमें शुरुआत हुई। तो लोग अस्थायी रूप से क्या करें, रहने लगे भाई, फिक्स हो गए भाई, अस्थायी रूप से वो वहाँ पर रहने लगे। फिर उसके बाद प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसके बाद शिकार पर निर्भरता कम होने लगी। जब शिकार पर निर्भरता कम होने लगी उनकी, तो अनाज की उत्पादन शुरू करना शुरू कर दिया। तो अनाज के उत्पादन जब शुरू किया तो वह प्रक्रिया कृषि में आ गई, वह प्रक्रिया कृषि में आ गई। क्रम में समझते चलिएगा क्योंकि यही क्रम है। और फिर उसके बाद जब ये अनाज वगैरह उत्पादन करने लगे तो वो बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगे। और जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा तो उत्तर औद्योगिक समाज में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का फिर विकास हो गया। आज के समय में आपने देखा होगा 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है। तो यहाँ पर फिर द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र था वो उसका विकास होने लगा, ठीक है। तो औद्योगिक समाज जो है एक प्रकार से जटिल अवस्था का फिर एक उदाहरण बन गया। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि ऑप्शन सी को आप लोग यहाँ पर करेक्ट करिएगा। बताइए, एक बार बताइए, औद्योगिक समाज यहाँ पे आपको क्लियर हुआ, सारा चीजें क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, जी ऑप्शन सर। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, समाजशास्त्र एक ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो डैश को अग्रभाग में रखता है। एक व्यक्ति होगा, एक अनूठी सामाजिक घटनाएं होगी, एक सामाजिक अंतरक्रिया होगी, एक संस्कृति होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में व्यक्ति होगा सर। व्यक्ति। बीपी सर व्यक्ति को तरफ अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन बता दूं मैं आपको सर, समाज संस्कृति सर। ओके, चलिए देख लीजिए। देखिए समाजशास्त्र एक ऐसी विशेषता का वर्णन करती है। अब देखो मैंने भी हाल ही में आप लोगों को जो DSSB के बच्चे होंगे, मेडिकल सोशल वर्क के बच्चे उत्तराखंड वाले भी, उन लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना, समाज जो है समाजशास्त्र की विशेषता। तो समाजशास्त्र की विशेषता के आधार पर जब हम बात करते हैं, है ना, तो सामाजिक अंतर क्रिया का रिलेट कराती है समाजशास्त्र, है ना। तब वो क्या समाज अगर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो क्या रिलेट होती है, अंतर क्रिया का अर्थ होता है जहां लोगों के बीच में होने वाली परस्पर क्रिया से दर्शाती है। तो इसके अंतर्गत ना आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक एक्टिविटी जो होती है शामिल होती है। अब सामाजिक स्तर पर विचार का मंथन किया जाता है। तो अब देखिए, किसी ऑप्शन में आर्थिक है, किसी ऑप्शन में
सांस्कृतिक है, किसी ऑप्शन में राजनीतिक है, किसी ऑप्शन में धार्मिक है, किसी ऑप्शन में सामाजिक अंतरक्रिया। और सामाजिक अंतरक्रिया का तात्पर्य ये 4 बातों पर आधारित है: आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक। और समाजशास्त्र की यही विशेषता और सामाजिक अंतरक्रिया है, इसलिए ऑप्शन हम आपको सी। बिल्कुल सही सर, क्योंकि संस्कृति नहीं होगा सर, सांस्कृतिक होगा। बिल्कुल सही, सोशलाइजेशन। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, जब दो लोग एक दूसरे के साथ ना अंतरक्रिया करते हैं तो वो बनाते हैं। बताइए क्या? जब दो लोग हैं एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? अंतरक्रिया कर रहे हैं। आप 2 लोग हैं मान लीजिए, तो वहां ना आप 2 लोग एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया कर रहे हो तो वह एक युग्म समूह बन जाता है, क्योंकि पेयर बन गया। पेयर मतलब युग्म होता है, जोड़ा होता है। अच्छा, इसके अंतर्गत दोनों लोग ना केवल विचारों का आदान प्रदान करेंगे, बल्कि ये दोनों लोग आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में भी परस्पर हिस्सा लेंगे, है ना। और ऐसे समूह के बीच में ना सामंजस्य की जो है स्थिति बनी रहेगी। वास्तव में अगर मैं बात करूं, अंतरक्रिया जो होती है 2 व्यक्तियों या 2 समूहों के मध्य ही संपन्न होती है। इसे ही हम सामाजिक क्रिया भी कहते हैं। तो एक समाज को हम नहीं कह सकते कि एक दूसरे से जो है साथ में अंतरक्रिया कर रहे हैं। संस्था भी नहीं कह सकते, संघ भी नहीं कह सकते। यहाँ सही अगर व्याख्या है तो एक युग्मी समूह है, एक युग्मी समूह है। और एक युग्मी समूह 2 व्यक्तियों मतलब अंतरक्रिया को 2 समूह के मध्य जो है संपन्न कर रही है। और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जो आर्थिक सामाजिक गतिविधियों पर परस्पर हिस्सा ले रहे हैं, है ना। तो समाज में भी वो चीज़ें शामिल है, संस्था में भी है, संघ में भी। ये डी तीनों वाले ऑप्शन में ऊपर आ जाता है। मैक्स मूलर ने निम्न में से किस धर्म का प्रारंभिक माना? आपको बताना था। तो मैक्स मूलर बेसिकली एक ऐसा विद्वान था जो धर्म को प्रारंभिक रूप मानते थे। वो प्रकृतिवाद को मानते थे। वो प्रकृतिवाद, ये देखो दर्शन है ना, प्रकृतिवाद। अब बेसिकली धर्म का प्रारंभिक रूप माना इन्होंने और कहा कि धर्म की उत्पत्ति जो है ना प्रकृति की शक्ति और घटनाओं की पूजा में ही ढूंढा। इसने धर्म की उत्पत्ति जो ढूंढा वो प्रकृति की शक्तियों और घटनाओं की पूजा में ढूंढा। और इसके लिए मैक्स मूलर ने भारतीय और यूरोपीय पौराणिक कथाओं का सहारा लिया। आदिकाल में अगर हम बात करें तो मानव का जीवन जो था वो प्रकृति की गोद में पलता था। प्रकृति की विभिन्न चीज़ों से उसे लाभ और हानि दोनों प्राप्त होते थे। प्रकृति से, प्रकृति के जो विभिन्न रूप थे वो देखकर आदिमानव के मन में उनके प्रति आतंक, भय और श्रद्धा आदि के जो भाव है ये उत्पन्न हुए। तो भाव बेसिकली स्वाभाविक है, ये मैकडूगल की एक मूल प्रवृत्ति है, इससे भी रिलेट कर सकते थे। तो यहाँ पे मैक्स मूलर धर्म का जो प्रारंभिक रूप बना वो प्रकृतिवाद बना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन पहला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 उपहास है। उपहास, देखिए उपहास सामाजिक स्वीकृति की प्रतिमान होता है। मैं कहूँगा ऑप्शन पहला करेक्ट है। उपहास कैसे? हम लोगों के बीच में ना हंसी मजाक का पर्यायवाची क्या हो सकता है? हंसी मजाक का पर्यायवाची, हंसी मजाक का उपहास, है ना। आप सीरियल वूरियल अगर देखते होंगे तो आपने शुद्ध हिंदी जो लोग प्रयोग करते हैं जैसे, तो उसमें उपहास बोला जाता है, शुद्ध हिंदी इसकी है। लेकिन यह कभी कभी समाज के नियमों को समाज के नियमों को क्या करती है? भय भी प्रदर्शित कर देती है। लोगों के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर उपहास का या उपहास जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या उपहास करना एक प्रकार से सामाजिक मानदंड हो सकता है? नहीं। क्या लोक रीति है? नहीं। क्या लोकाचार है? नहीं। अच्छा, लोकाचार का अर्थ क्या है समझते हैं? संसार का चाल चलन, लोक व्यवहार, संसार का चाल चलन, लोक व्यवहार भी कह सकते हो। शिष्टाचार हो गया, शालीनता हो गया, समाज को दिखाने के लिए किया जाने वाला कार्य हो गया, लोक मर्यादा हो गया, व्यवहार का प्रदर्शन हो गया, वो लोकाचार होता है ना, वो लोकाचार होता है। लेकिन लोक
रीतियां क्या होती हैं, या आप लोक रीतियां भी या लोक रीति भी बोल सकते थे, बता सकते हो आप? लोक रीति। सर संस्कृति हो गई, जो रीति रिवाज होते हैं ना, सर जो वो कस्टम पहले से चले आ रहे हैं। वो ही हो गया सर, संस्कृति को कह सकते हैं। अच्छा, चलिए देखिए, बेसिकली क्या है, सार्वजनिक नीति लोक नीति है ना, पब्लिक पॉलिसी, और लोक रीति भी वही चीजें हैं, पॉलिसी ही है। तो ये वो नीति है जिसके अनुसार राज्य के प्रशासनिक कार्यपालक अपना कार्य करते हैं। तो देखिए, तीनों ऑप्शन बेसिकली डिफरेंट हैं, लेकिन समाज की स्वीकृति जो है वो उपहास है। ऑप्शन पहला करेक्ट है। संदर्भ समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने, बड़ा आसान सा सवाल, उम्मीद है कि सभी बच्चे बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बोलिए। सर हाइमन। संदर्भ समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। सर हाइमन ना। मर्टन। हाइमन, सबसे पहले हाइ हर्बर्ट हाइमन सन 1942 में किया था। इसका प्रयोग उन्होंने स्कूल के बच्चों के अध्ययन के संदर्भ में किया था। किसमें किया था? स्कूल के बच्चों के एक अध्ययन के संदर्भ में किया था 1942 में। किस किताब में किया था 1942 में? दी साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, मतलब परिस्थिति ऑफ स्टेटस में किया था। प्रत्येक समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, जिनके मूल और मानक अन्य व्यक्तियों के लिए आदर्श बन जाते हैं, जिनका वह अनुकरण करते हैं, और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? संदर्भ समूह कहते हैं, उन्हें ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आसान सा सवाल है, आप लोग बता सकते हो। DSSB के बच्चे बताइए जरा एक बार इस सवाल को, ऑप्शन बताइएगा मुझे केवल। बताइए भैया, चलिए कोई भी लोग बताइए। आप बताइए, दुर्खिम के बारे में नहीं पढ़े हो? सर ए सर सीन दुर्खिम के बारे में तो हमने DSSB में पढ़ाया है। ऑप्शन। अब आपका पहले ही यहाँ पे डी का एक मिल गया है, तो यही एक आपका करेक्ट होगा। मैंने इसीलिए DSSB को दिया था मौका। जी सर। तो ये आपको देख सकते थे। अगर मैंने चलो 4 बोलता ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते। फिर मैं कहता 2 लगाए कि 3 लगाए, 4 लगाए, है ना। यहाँ पे पहला इसलिए एक था, यूनिक था, इसलिए मैंने इसको दे दिया था। तो बेसिकली सेरोकिन के द्वारा जो दिया गया वो चक्रीय सिद्धांत था। कौन सा था? चक्रीय परिवर्तन का सिद्धांत था। सेरोकिन ने चक्रीय परिवर्तन में ना सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है। इसमें जानते हो क्या दिया है? सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया है। गतिशीलता का सिद्धांत यही विद्वान है जो देता है। राउल्फ डॉरेनडॉर्फ वाद संवाद माध्यम से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा प्रस्तुत किया था, है ना। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और इन्होंने 2 विचारों के मध्य एक द्वंद्व के आधार मानकर परिवर्तन की व्याख्या बताई थी, राउल्फ डॉरेनडॉर्फ ने। हर्बर्ट स्पेंसर उद्विकासी सिद्धांत देते हैं ये, हर्बर्ट स्पेंसर, और कहते हैं कि इन्होंने प्राकृतिक प्रकरण के आधार पर उद्विकास का सिद्धांत इस सिद्धांत के अंतर्गत माना जाए, और जीव प्रकृति में रहते हैं जो योग्य और सक्षम होते हैं, क्योंकि संघर्ष में वही प्राणी बचते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं वही संसार में बचते हैं। स्पेंसर उद्विकासी सिद्धांत की विचारों में ये चीज़ें शामिल है, प्राकृतिक प्रकरण शब्द। और इस्माइल दुर्खिम संरचनात्मक प्रकारवाद का अवधारणा का प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि समाज का हर अंग उपयोगी है, उनके प्रत्येक स्वरूप का उपयोग समाज के विकास के लिए किया जाना चाहिए। तो दुर्खिम ने संरचनात्मक प्रकार की धारणा पर परिवर्तन की व्याख्या दिया था।
इसलिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। ठीक है, एक लास्ट सवाल ले लीजिए। ठीक है, 2 ले लीजिए। देखिए, प्रकार्यवादी का ध्रुवीय कार्य पद्धति कौन सी है? प्रकार्यवादी का ध्रुवीय कार्य पद्धति ना क्षेत्रीय कार्य है। जब सामाजिक क्रिया जो है समाज या व्यवस्था के एकीकरण या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होती है तो उसे प्रकार्यवाद कहते हैं। जब सामाजिक क्रिया समाज या व्यवस्था के एकीकरण या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हो, क्या? जब सामाजिक क्रिया तो उसे प्रकार्यवाद कहेंगे। तो प्रकार्यवाद मनुष्य की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, तो ये गतिविधियां समाज की क्या हो जाएंगी? एकीकृत हो जाएंगी, और जब एकीकृत करेंगी तो प्रकार्यवादी का ध्रुवीय कार्य पद्धति क्षेत्रीय कार्य बन जाएगा, और ऑप्शन आपका चले जाएगा यहाँ पर सी, यानी थर्ड। हर्बर्ट जॉर्ज मीड का बारे में आपने सुना होगा। सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजनात्मकता हैं? बताइए। आई के, आई मतलब मैं, मी मुझे, ईगो अहम, सुपर ईगो परमाभाव। तो सामान्यीकृत अन्य एक शब्द है, एक महत्वपूर्ण अन्य शब्द है। बहुत दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान के 12 में कौन सा सही जवाब होगा? देखिए, यहां सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सर। सेकंड, मी। यहां बी सही है। देखिए, मीड ने सामान्यीकृत और महत्वपूर्णकृत, मी यानी मुझे, के सृजन करता है, के सृजन करता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। आपने एक किताब सुना होगा माइंड, इनकी किताब का क्या नाम था? माइंड, सेल्फ, सोसाइटी। माइंड, सेल्फ और सोसाइटी किताब आई थी कब? 1934 में। इस किताब में 2 इन्होंने शब्द बताए, एक सामान्यीकृत अन्य और दूसरा महत्वपूर्ण अन्य। ठीक है, इनके बारे में बताया और कहा कि जब मैं मतलब आई, जब मैं यानी आई परिवर्तित हो जाए किसमें? मी में, मुझे में। आई मुझ में परिवर्तित हो जाए तो उसके जगह पर एक चीज डेवलप होता है, एक शब्द डेवलप होता है। आई परिवर्तित हो गया, आई किस में बदल गया? आई मी में बदल गया, और एक शब्द परिवर्तित हुआ, वह नाम था सेल्फ। क्या नाम था वो? सेल्फ, यानी स्वयं का विकास हुआ। और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो ये शब्द सृजन किया है मुझ में, और मी में यही शब्द आता है आई से, सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य। ठीक है, तो ऑप्शन आपका चला जाएगा यहाँ पर बी, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सर बुक का ईयर क्या है? 1934? 34। ठीक है। 934। एक लास्ट सवाल, एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति में मेल खाती भूमिकाओं का संग्रह क्या कहलाता है? भूमिका पुंज। भूमिका कौन सर? ये दिया है मर्टन ने। ये किसने दिया? जी सर, मर्टन ने। मर्टन ने, ये मर्टन ने दिया। तो देखिए, एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति में मेल खाती भूमिकाओं का संग्रह जो है भूमिका पुंज कहलाती है। एक व्यक्ति की समाज में कई परिस्थिति होती है, ये बात जानते हैं, कई स्टेटस होते हैं, और उन परिस्थितियों के अनुरूप उसकी भूमिका भी सुनिश्चित होती है। वह समाज में रहकर विविध आकार की भूमिका को निभाता है, इसलिए उसे भूमिका पुंज कहते हैं। जब वह परिवार के मध्य होता है तो वह अपने परिवार के प्रमुख होता है। वही जब संरक्षक होता है तो समाज में होने वाले परिवार के प्रतिनिधित्व करता है ना। तो चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी भूमिकाओं को वो निभाता है, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज शाम को आप लोग 7 बजे ज्वाइन करिएगा एक क्लास। आज 7 बजे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है पोस्को एक्ट, है ना सिराज? यही चल रहा है पोस्को एक्ट। और 8:30 बजे जो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। 8:30 बजे जो क्लास होगी आपकी DSSB पे है। ये बस 2 दिन और केवल रहिए, 2 दिन और पेशेंस रखिए। पूरी जो मेन थोड़ी विद्वान है उन पर बात हो जाएगी 2 दिन, क्योंकि मैंने निकाला है PDF बना के रखा है, उसको अगर आप पढ़ लीजिए तो आप इजीली
बता रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे उन पीडीएफ से, है ना। आज उनकी पीडीएफ पूरी की पूरी सर सोशियोलॉजी का हम लोग को भी सर पीडीएफ दे दीजिएगा सर। ओके। और फिर उसके बाद जो कल क्लास होगी, कल आपकी जो क्लास होने वाली है वो क्लास विचलन से संबंधित मुद्दों पर होगी। यही समय रहेगा कल। आप देख रहे हैं ऐसे सवाल मेडिकल सोशल वर्क में पूछे जाते हैं और बड़े इम्पोर्टेंट टर्म लिखे गए हैं यहाँ पर। देखिए, विचलन भी है, अपराध भी है, श्वेत अपराध भी है, भ्रष्टाचार भी है, अपराध के बदलते दृष्टिकोण भी है, और मादक द्रव्य व्यसन भी है, आत्महत्या भी है ना। सारे अपने आप में एक मेन महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये सारे के सारे, है ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग जो है अब कल जिक्र करते हैं। सर एक चीज की सर रिक्वेस्ट करनी थी सर आपसे सर, कि जो हम लोग का सोशल वर्क का सर हम लोग का जो पीडीएफ भेजते हैं आप सर, जैसे 10 यूनिट पढ़ा रहे हैं सर, उसको सर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि सर आप एक फोल्डर बना दें, उसी के हिसाब से उसमें एक फोल्डर को क्लिक किया जाए तो उसके 10 यूनिट के सारे कंटेंट इसको उसमें मिले, जैसे आप ऐसे भेजते हैं ना सर एक्चुअली। नहीं, मैं समझ गया आप जो कह रहे हो। अगर मैं ऐसा करता हूँ ना तो बच्चे भी ज्वाइन होंगे। अभी क्योंकि मैं देखो जनवरी तक देख लेता हूँ जी ज्वाइन होंगे। जनवरी के बाद क्लासेस को बंद कर देंगे ना, है ना। एंट्री यूजीसी बंद कर देंगे जनवरी के बाद, तो अच्छा फिर आपके काम आएगा। सारे बच्चे जब ज्वाइन हो जाएंगे तो इजीली वो मिल जाएगा, वो चीज़ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि उस तरह से ना सर मिसमैच हो जाता है फाइंड करने में सर पीडीएफ को सर, ओके, लास्ट में सर रिवीजन करने के टाइम सर। कोई बात नहीं, हो जाएगा, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अब हम लोग जो है कल मुलाकात करते हैं, ठीक है, कल की क्लास में, ठीक है। इस समय के लिए ओके सर, थैंक यू। 7 बजे आप लोग की है, एक 7 बजे है, एक 8:30 बजे क्लास है, ठीक है। यस सर।